बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेनर जनाब हर जगह लगे हुए और इस्लामाबाद जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे इसको हुकूमत ने ख़ुद अपने आप को यहाँ पे महसूर कर लिया है, मैं तो यही कह सकता हूँ। दूसरा ये कि जनाब एक इट वाज लाइक रियली फ़नी कि एक जनाब NHA ने एक यहाँ पे जनाब निकाला यहाँ पे अपना ऑर्डर ही कहेंगे, जो मर्ज़ी कह लें आप उसको, नोटिफिकेशन कह लें, वट एवर यू फील लाइक अंडरस्टैंडिंग उसको समझ लें, और कह रहे हैं जनाब कि जितने मोटरवेज़ हैं उनको जनाब हमने मेंटेनेंस के तौर पे बंद कर दिया है। मेंटेनेंस केड़ी करानी सी जी एड्डी वड्डी मेंटेनेंस की लोड़ पैगी और थ्रू आउट जनाब मेंटेनेंस होनी है। एंड आई विश कि जब ये मोटरवे खुले तो हमें भी नज़र आए वो मेंटेनेंस कौन सी हुई है वहाँ पे। थिर्डली अगर हम देखें कि GT रोड जो है वो पार्शली खुली हुई थी, लेकिन अभी GT रोड में भी कई मकामात पे वहाँ पे जनाब रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। उनको यहाँ पे एज सच जो ट्रैफिक का फ़्लो था वो नहीं है वहाँ पे। लाहौर आपके सामने है, वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, सीरियस इश्यूज़ हैं। गुजरावाला की जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं या वहाँ पे जो काम करने वाले कारखाने हैं, वो भी जिनके पास स्टॉक था, मटेरियल था, वो तो किसी हद तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कई फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनको बंद करना पड़ा। और आपको पता है एक साइकी होती है, और ये लेबर की एक साइकी है कि जब बाद में जब चीज़ें खुलती हैं तो वो उनका दिल नहीं करता है सच कि इमीडिएटली वापस अपनी जॉब्स पे जाए, और उस पर भी थोड़ा सा उन्हें जनाब रिलेक्टेंटली 1-2 दिन का बीच में वक्फा लेके फिर वो अपनी जॉब्स पे पहुंचते हैं। सो दैट मीन्स कि एक लंबे अरसे के लिए, यानी कि कुछ दिनों के लिए हम ये कहें तो बेहतर होगा, कुछ दिनों के लिए तो यहाँ पे सारा कारोबार ज़िंदगी जो है वो बंद है। मंडे जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चले सैटरडे संडे तो निकल जाता है, मंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे को ऑफिस भी खुलेंगे, वहाँ पे काम भी होना है और सब कुछ यहाँ पे चलना ज़रूरी है, ट्रैफिक की फ़्लो भी हो, लोग जा सकें दफातर में एंड ऑल दो स्टफ़। लेकिन मंडे को क्या होगा, मंडे को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मंडे को किस किस्म के हालात होते हैं यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड हम PTI की तरफ देखें तो PTI वाले जनाब कहते हैं कि हम जनाब वहाँ से चल पड़ेंगे, लेकिन इतलात ये हैं कि कुछ लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, और स्ट्रेटजी ये है कि पहले ही निकल आए थे इस्लामाबाद की सड़कों पे, और वहाँ से जब काफ़िला चला था पेशावर से तो वो पहले निकल आए थे, लेकिन इस बार वो चाहते ही है कि जनाब हम यहाँ पे पहुँचे, जनाब यहाँ से पेशावर से काफ़िला इस्लामाबाद पहुँचे तो फिर ये लोग सड़कों पे निकले। एक और स्ट्रेटजी भी ये है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है PTI के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ है कि ICT के अंदर जनाब नहीं करने आपने प्रोटेस्ट, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी जो शिफ्ट कर दे सारी जो एनर्जीज़ हैं उनको पिंडी की तरफ या पंजाब की तरफ शिफ्ट कर दी जाए, और जितनी आर्टरीज़ हैं विच आर लीडिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद वहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स में एहतजाज शुरू कर दिया जाए। लेकिन छोटे पॉकेट्स में एहतजाज करना मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे लोग होते हैं, थोड़े लोग होते हैं, तो उनको पुलिस जो है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो बेहतर तरीके से कंटेन कर लेती हैं, उनको रोक सकती हैं। सो वो एक लॉन्ग लास्टिंग एहतजाज होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ पे फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल है, तो फिर ये कितना अरसा स्ट्रेच कर सकेगी, ड्रैग कर सकेगी, ये सब चीज़ें देखनी है हमने। और मुल्क जो है अगर हम देखें तो ये ऑल ओवर हम क्या मैसेज क्या पहुँचा रहे हैं या क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसको भी हमने देखना है। आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा थोड़ा सा ईगल्स आई व्यू ले लें आपसे जी। बहुत शुक्रिया आप आए, बड़े तुसी कंटेनर से टप के तो नहीं आए, तुसी या घूम फिर के आए हो? कंटेनर टपना उम्र मुश्किल हो गया। नहीं हुण भी तुसी सवेरे 5 माइलर ते लांदे हो, तुसी 5 मील दौड़ देते हैं ना जी 5 किलोमीटर, लेकिन वो कंटेनर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। पीछे पुलिस लगे तो वो भी दौड़ लो। 10 भी दौड़ लो, लेकिन कंटेनर छोड़ो। अच्छा कंटेनर वो खा हो गया काम। चलो 5 मील दौड़ना भी काफ़ी है जी, 5 मील दौड़ लेते हो, अल्लाह का करम, हम चलता रहता है इस तरह। अच्छा बट दसो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? देखिए ये दोनों तरफ जहालत है। मैं इसको जहालत के अलावा मैंने बहुत से लफ्ज़ सोचे कि क्या आदमी कहे, लेकिन मुकम्मल जहालत है। एक हुकूमत है, उसके पास मैंडेट नहीं है, वो अपने साए से घबराती है, वो डरे हुए हैं। अच्छा, डरे हुए आवाम से डरे हुए हैं। और PTI एक आदमी भी बाहर ना निकले, उनका काम हमेशा हो जाता है। पाकिस्तान के सारे मोटरवे बंद हैं, लाहौर का शहर बंद है, इस्लामाबाद और पिंडी बंद है, तो उनका तो काम हो गया।
ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਸਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜਾ 500 ਬੰਦਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੰਦਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ हुकूमत वफाकी हुकूमत ने पूरा किया 1000 पुलिसमैन लाहौरों आए हैं, नहीं ज़्यादा 2000 लाहौरों आए, 1000 मुल्तान, हर शहर तो बंदे आए थे, पूरा इस्लामाबाद पर आए हुए हैं। मैं आप यकीन करें 35 साल मुझे भी हो गए हैं सियासत में, और तकरीबन पिछले 50 साल से हम इस्लामाबाद में रहते हैं। 77 की तहरीक भी आई, उसके बाद बहुत से सियासी मराइल आए, लेकिन आज तक मैंने वो हालत नहीं देखी इस शहर की जो आज है। यानी मेरे घर से आपका ये फासला कोई तकरीबन 3 किलोमीटर है। जो मेन रोड्स हैं उस पर 4 जगह कंटेनर लगा हुआ है, 4 जगह। यानी ये कोई हिंदुस्तान तो हमलावर होने नहीं आ रहा ना कि आप एक जगह से पसपा हो जाएंगे, दूसरी जगह पहुंचेंगे, तो वहाँ पसपा हो जाएंगे तो तीसरी जगह पहुंचेंगे। हर चौक में हर किस्म की पुलिस खड़ी है। कहीं पर पंजाब पुलिस है, उसके साथ रेंजर खड़े हैं, कई जगह सिंध की पुलिस भी आई हुई है, और भी मुख्तलिफ वर्दी, मैंने कभी इतनी वर्दी में पुलिस वाले देखे नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। तो अजीब सा माहौल है, इंटरनेट चलता नहीं है, टेलीफोन सिस्टम नहीं चल रहा। तो ये तो हालत जंग में भी ऐसे नहीं होता। हमने 65 की जंग भी आप देखी, आपने नहीं देखी, हमने वो भी देखी है, 71 आपने भी देखी होगी। बीच में मुख्तलिफ ये एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी, वहाँ भी आप बंद कर सकते थे ना इंटरनेट या टेलीफोन, लेकिन कभी बंद नहीं हुआ। तो बुनियादी वजह वही है कि जब आपके पास मॉरल अथॉरिटी ना हो हुकूमत करने की, जब आप वोट से ना आए हों, फिर तरह हुकूमत करना मुश्किल हो जाता है, फिर हर छोटी बात से आप घबराते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें आपने इंडिकेट की कि आपने कहा जी कि दोनों एंड्स पे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, हुकूमत के एंड पे भी और पीटीआई के एंड पे भी। बिल्कुल। पहले ज़रा हुकूमत की बात ज़रा डिटेल में जाकर कर लें। हुकूमत को क्यों इतनी जिटरी क्यों है? मैंडेट नहीं है ना। चले मैंडेट, आप जब इलेक्शन चोरी करके आए हो, अवाम ने अपना नाम भेजा हो, तो आप अवाम से घबराएंगे ना। आज हुकूमत का कोई शख्स अवाम में अंदर सड़क पर नहीं जा सकता, ये हकीकत है। आज हुकूमत एक नॉन एग्जिस्टेंट हुकूमत है, कोई इसकी ना हैसियत है, ना इसका वजूद नज़र आता है, सिर्फ कंटेनर की हद तक। आप मेरे ख्याल कम से कम आज 3-4 हज़ार कंटेनर इस्लामाबाद में लगा हुआ है। मैं ये शायद कम बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यानी कई जगह रिजर्व कंटेनर रखे हुए, सड़कों के किनारे कंटेनर रखे हुए कि अगर वो कंटेनर नाकाम हो गए तो ये लगा देंगे इन केस, हर जगह। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्लाह करे हम हुकूमत इतनी अच्छी चलाते हो जितना हम कंटेनर का काम करते हैं। हर जगह कंटेनर के साथ क्रेन खड़ी है, पुलिस वाले खड़े हैं, ऑपरेटर खड़े हैं, एक्सकेवेटर वो जो ज़मीन खोदने वाले वो भी खड़े हैं। तो मैंने पता किया तो आज किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, किसी जो लोग किराए पे देते हैं, सबके कंटेनर क्रेने हुकूमत लेके जा चुकी है। हल्के दे अगे भी उत्थे कोई मेरे ख्याल चौथे जी, मेरे अपने गांव में जो पंजाब का पहला गांव, अगर आप केपी से आए, कोहाला से आए, एजेके से आए, तो पहला गांव आता है पंजाब का। तो वहाँ पर भी उन्होंने सड़क में खड्डा मार के सड़क काट दी है। यानी आप आज एजेके से पाकिस्तान नहीं आ सकते, कम से कम उस रास्ते से नहीं आ सकते। अच्छा, चलो, तो बड़ा अजीब से मामला हैं, बहुत अजीब मामला। अच्छा, सो आप इसको सिर्फ ये कह रहे हैं, इसी से टैग कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है एंड दे आर स्केर्ड ऑफ पीपल। दिस इज व्हाट यू से। आपके पास मैंडेट होता, अगर आप अवाम की वोट से आए होते तो अपने मुखालिफ अपोजिशन कहते आओ भाई आओ जलसा करो, ये हमने जगह रखी है तुम्हारे लिए, यहाँ पर आए जलसा करें, ये परेड ग्राउंड मौजूद है। इन सो मेनी वर्ड्स यू आर सेइंग कि जलसा जो है या एहतजाज जो है पीटीआई का कामयाब हो ना हो, या होना था या नहीं होना था, हुकूमत ने कामयाब कर दिया। हुकूमत का देखिए, हुकूमत जवाब क्या देती है कि अवाम को तकलीफ ना हो। आज अवाम को तकलीफ तो हुकूमत दे रही है, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा। दूसरे हैं जो हमलावर होना चाहते हैं, हर 2-3 हफ्ते के बाद दारुल हुकूमत पे हमलावर होना चाहते हैं। वहाँ कभी वो झगड़ा पड़ जाता है मिसेस इमरान खान में और गंडापुर साहब में, कभी और किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ना हुकूमत की कोई नीयत है मुल्क के लिए कुछ करने की, अवाम के लिए करने की, और ना ही अपोजिशन की नीयत है। ये सब कुर्सी की खेल है। सो इट्स पावर गेम बेसिकली। पावर नहीं, पावर और चीज़ होती है, कुर्सी है।
कुर्सी भी तो पावर ही है ना। नहीं, पाकिस्तान में कुर्सी बस पावर नहीं है। कुर्सी है। ये ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀ में पावर नहीं है, सो वो मुझे याद आ जाता है कि जो ਤੁਸੀਂ प्राइम मिनिस्टर हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पावर है। हाँ बिल्कुल 100% जी। जो जी वज़ीर-ए-आज़म की जो ताकत थी या इख्तियारात थे, ताकत नहीं होती इख्तियारात है, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। अच्छा चले उस पर किसी दिन और बात करूंगा डिटेल में। अच्छा बिल्कुल और अब इस पे आ जाते हैं ज़रा पीटीआई पे। हुकूमत की तो बात आपने कर दी, पीटीआई का क्या इशू है? पीटीआई जो है वो क्या जो ये दो उन्होंने जो अपनी रखी थी यहाँ पे कहा कि ये हमारी डिमांड्स हैं, एक वो कहते हैं जी 26वीं अमेंडमेंट जो है उसको अंडू कर दें, वन। सेकेंडली वो कहते हैं जनाब कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दिया जाए। और फिर अगर आप 24 तारीख की अगर आप डेट देते हैं, तारीख देते हैं कि हम 24 को एहतजाज करेंगे, लॉजिकली क्या पॉसिबल है ये दोनों चीज़ें करने 24 से पहले, यानी कि आज से पहले ये दोनों चीज़ें करनी पॉसिबल थी? तो देखें, किसी ने कभी माना है कि इलेक्शन चोरी हुए हैं? हाँ इमरान खान साहब 2018 में कैसे आए थे? ठीक है, उन्होंने कभी माना कि वो इलेक्शन चोरी हुआ था? उन्होंने हर बात की है, हाँ। लेकिन ये आज तक नहीं माना कि वो इलेक्शन में चोरी शुदा इलेक्शन से आया था। पूरा पाकिस्तान जानता है ये हुकूमत कैसे आई है, चोरी शुदा इलेक्शन से आई है, सारा पाकिस्तान जानता है, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। तो वो बात तो छोड़ दें। चलो अच्छा दूसरा जो आईनी तरमीम है जी, जो असेंबली रात के 3 बजे आइन पास करेगी, आइन को अमेंड करेगी, हाँ। और उस बिल के साथ जो उसने देखा भी कभी ना हो। आप यकीन करें, मैंने सेनेटर से पूछा है, कौमी असेंबली के मेंबरान से पूछा है, वजीरों से पूछा है, जब सेनेट में बिल आया किसी ने देखा हुआ नहीं था। अच्छा, बल्कि जो वजीर कानून थे शायद उन्होंने भी देखा हुआ नहीं था। अच्छा वो भी कुछ पढ़ते हुए हिचकिचा रहे थे। अच्छा। और वहां पर तरामीम भी हुई उसके अंदर, हाँ। यानी वो इतनी उजलत में बना हुआ था कि उसके अंदर गलतियां थी। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग तो बड़ी होती रही, मतलब 1.5-2 महीने ब्रेन स्टॉर्मिंग चलती रही। जमातें अपना मौलाना साहब भी करते रहे, पीटीआई वाले भी करते रहे, यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले भी करते रहे, उसी बिल पे ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रही, 2 महीने लगे रहे। सर ब्रेन स्टॉर्मिंग और चीज़ होती है। हाँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए ब्रेन चाहिए होता है। चलो ये यहाँ पर नेगोशिएशन अल्टीमेट स्टेटमेंट दे दें। नहीं, अल्टीमेट नहीं दे रहा हूँ मैं। कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग ये है कि मुल्क का कोई मसला है, आप सारे इकट्ठे बैठे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि भाई मुल्क के हालात को कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए हमें क्या आईनी तरमीम चाहिए। यहाँ तो बात ये हो रही है कि हमें अपने इक़्तिदार को तूल देना है। अब हम उसको क्या हम आईनी इख्तियारात हासिल कर लें कि हम अदलिया को दबा लें, जज हम लगाया करें, हमारे मज़ीद हमें कंट्रोल मिल जाए हुकूमत के मामलात पर, ये सारी बात थी। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट थे। ठीक है, जो बदतरीन था, अगर मौलाना साहब उस वक्त ना रोकते तो आज आप एक मुकम्मल तबाहशुदा सिस्टम का हिस्सा होते। खराबी आज भी बहुत बड़ी है, लेकिन तुसी मौलाना साहब की फिर भी तारीफ कर। मैंने मौलाना जी, अगर उस दिन मौलाना साहब देखें, पूरी असेंबली बैठी हुई थी, स्टैंड ना लेने मौलाना साहब तो इशू जी, ये सब स्टैंड बाई थे। सुबह 10 बजे से काबीना, सुबाई अतवार वाले दिन, आज भी अतवार है, काबीना, सेनेट, कौमी असेंबली रात के 2 बजे तक बैठे रहे कि मौलाना साहब मान जाएं तो आज नहीं, ठीक है, पूरा कर लें। फिर उन्होंने अगली स्ट्रेटजी अपनाई कि मौलाना साहब को इररेलेवेंट कर दिया। ठीक है, उनके वोट के बगैर भी गुजारा चल रहा था। ठीक है, लेकिन कोशिश ये थी कि वोट के साथ हो जाए, जाके वो जो शुरफा जो पर्दानशीन थे वो पर्दे में ही रह सके, पर्दे में रह सके। वो पर्दे में रह गए, अल्लाह ने करम किया। तो तुसी गल कह रहे हो इन सो मेनी वर्ड्स, इनडायरेक्टली व्हाट यू आर सेइंग इज कि मौलाना साहब के भी बंदे टूट रहे थे। नहीं, मौलाना साहब के नहीं, जो दूसरे पीटीआई के बंदे जो टूटे हुए थे, जो बैठे हुए थे वोट देने के लिए। लेकिन मौलाना साहब ने कम से कम उस स्टैंड से बड़ी हद तक इस खराबी को डाइल्यूट कर दिया, तो आपको एक मुकम्मल तबाही से जुज़वी खराबी पे ले आए। तो ये उनकी कामयाबी है। अच्छा चलें, अगर इसको मैं एक और एंगल से अगर देखूं या पूछूं आपसे, तो कल को मतलब समझ नहीं पता, इट्स डे टू डे पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, लेकिन अगर कल को अगर नए इलेक्शंस होते हैं और 90 दिन में, तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कराना, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे, तो उसमें अगर मौलाना साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मेरे ख्याल में सारी पार्टीज तो उस चीज़ पे मान जाएंगी कि जी ये बंदा ठीक है, मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म बना दो, केयर टेकर, तो ए जनाब चलाए काम नू, तो फिर ठीक है, फिर इलेक्शन ठीक होंगे। नहीं, केयर टेकर होता है। अच्छा, हाँ, तो इलेक्शन केयर टेकर हुकूमतें नहीं चोरी करती हैं। अच्छा,
ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਚਲੋ मतलब 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बड़े शरीफ आदमी थे, लेकिन आरटीएस बंद हो गया। अब उन्होंने तो बंद नहीं किया ना, हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आते हैं। हाँ ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम ले आए तो बेहतर है, कौन सा? ये जो, ताकि ये चोरी में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अभी तो वो फॉर्म 45 होता है, 47 होता है, वहाँ दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम होगा, जो मर्जी रिजल्ट। बट डू यू स्टिल थिंक कि इलेक्शन जो है दैट इज द सोल्यूशन टू ऑल दीज इश्यूज? इलेक्शन सोल्यूशन है अगर आप फेयर इलेक्शन होने देंगे, अवाम का एतमाद उन इलेक्शन पे होगा तो फिर बात बनेगी। 3 इलेक्शन, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, 3 इलेक्शन आपको इस मुल्क में फेयर चाहिए, उसके बाद आपकी सियासत दुरुस्त होगी। सो अगर 3 इलेक्शंस हो भी जाएं जी, तो फिर भी आप समझते हैं कि यहाँ पे काम नहीं चलेगा? जी 15 साल का अरसा है, उस अरसे में अगर आप पनपने दें सियासत को। आप तो वही बात कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब किसी ज़माने में कहा करते थे कि जनाब इलेक्शंस होंगे बार बार और फिल्टर होके लोग आएंगे तो अच्छे सियासतदान, अच्छे पार्लियामेंटेरियन सामने आएंगे। ਤੁਸੀਂ भी 15 साल ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। मुशर्रफ साहब भी 10 साल लगा गए ना, तो वही ना, उन्होंने फिल्टर किए अगले 15 साल ला रहे जो फिल्टर शुदा थे ना, वही मसला है। अच्छा, वो मसला है। अच्छा, तो वो जो फिल्टर हमारा ठीक नहीं, फिल्टर का मकसद कुछ और होता है। अच्छा, कुछ और होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हूँ मतलब व्हाट्स द सोल्यूशन टू ऑल दीज थिंग्स? अगर इलेक्शन भी नहीं हो सकते और इसी तरीकाकार से इलेक्शन होते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, क्वेश्चन रेज हो जाएंगे। सोल्यूशन आज लीडरशिप चाहिए आपको। लीडर उनके थ्रू लाके यही आपका यही मसला है। 7-11 तो मिल ही नहीं। अब आप समझ गए ना कि लीडर आपको दुकानों पे नहीं मिलते। हाँ, तो वो तो लबड़े नहीं 7-11 तो। क्या कहा था नूरजहां ने 65 की जंग में, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। हटाते नहीं बिकते। तो यही बात है, लीडरशिप मुल्क में पनपती है, बनती है, एक प्रोसेस से गुजरती है, तजर्बा हासिल करती है, फिर वो काम करती है। हमने तो ना लीडरशिप डेवलप होने दी है, हर चोर को हमने लीडर बना दिया और आज यहाँ पर बैठे कि मुल्क नहीं चल रहा, फिर कहते हैं मुल्क क्यों नहीं चलता, सियासतदान ठीक नहीं है। बस सियासतदान कहाँ से आए थे, क्या हुआ, ये सारे मामले को देखें तो आज मुल्क को चाहिए लीडरशिप। सोच लीडरशिप नहीं है, इस पे तो बात ख़त्म होगी। आप कह रहे हैं लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप जाके कोई मेसिस से या किसी स्टोर तो लबड़ी कोई नहीं, 7-11 तो भी नहीं लबड़ी। तो फिर जब लीडरशिप भी कोई नहीं है, पॉलिटिशियंस जो हैं अकॉर्डिंग टू यू ऑल ऑफ देम आर लाइक कॉम्प्रोमाइज्ड इन वन वे और दी अदर। और दे इक़्तिदार के लिए उनका फैसला है, उन्होंने इक़्तिदार के लिए अपना ज़मीर, अपना असूल बेच दिए, कॉम्प्रोमाइज्ड है जी, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, चले कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आज सिर्फ एक तरीका है मुल्क के आगे जाने का, आपको बैठना पड़ेगा। इस मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, 4-6-8 आदमी नाले देखो तुसी कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो अपनी गल दी। व्हेन पॉलिटिशियंस आर कॉम्प्रोमाइज्ड या पॉलिटिशियंस जेडे ने बकोल ताड़े कॉम्प्रोमाइज नहीं या उन्हें कैपेसिटी नहीं है या नहीं मैं तो फिर आपको बता लेकिन फिर भी अगर वो बह जाएंगे सिट अक्रॉस द टेबल तो उन्होंने कटड़ा की है। सोच बदल सकती है ना, वो अपनी कुर्सियां घर छोड़ के आए ना। अच्छा, कुर्सियां ओहदे घर छोड़ के आए सारे। ये 4-6-8 आपको सियासतदान, ये 4-6-8 फरिश्ते इंपोर्ट कर लें अगर आपको मिलते हैं। अच्छा, फरिश्ते तो नहीं आएंगे ना, यही लोग हैं जो हैं। ये बैठे साढ़े को लड़े डॉलर नहीं ना इंपोर्ट करने नहीं सर, डॉलर हों भी तो आपको लोग नहीं मिलते। ये लोग यहाँ बात करें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी। आप पाकिस्तान में इंपोर्ट 50 आइंस्टाइन ले आना, इंपोर्ट नहीं चलेगा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇੰਪੋर्ट ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। तो डॉलर से वैसे ही बड़े खर्च कर लेने हैं। ये भी उस दिन कोई बयान दे रहा था कि इसके अंदर अरबों रुपए की ऑफरें थी, ये जो तरमीम हो रही। रुपया की ऑफर थी ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डॉलर। सर 5-7% लगता है। फ्रैंकेनस्टाइन दी फोटो ही ते दूसरी फोटो ही पाकिस्तानी। सर वो भी इतना मुश्किल काम नहीं है। सारा आधा पाकिस्तान आजकल जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है वो क्या है पाकिस्तान के अंदर। आप 5-7% फालतू दें, आपको दुबई में पैसा मिल जाता है। वो जरा कायदे आज़म तो सफ़र है की ना हो तो फ्रैंकेनस्टाइन अच्छा, वो भी तय हो जाता है। अच्छा, लेकिन देखिए बात यह है कि आपको आखिर सोच बदलनी होगी ना। जब तक शायद सब सोच नहीं बदली जाती उस वे तक बह के मतलब कि कोई हॉलीडेज तक नहीं जा सकता ना मुल्क, कोई छुट्टी तक नहीं जा सकता। कंटेनर ला के आराम करो,
नहीं वो ठीक है, कोई खतरा नहीं है, कंटेनर लगे होंगे, सड़कें कटियाँ होंगी, लेकिन उस अगर पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह है, पॉलिटिशियंस इस तरह ने, और पॉलिटिकल कैपेबिलिटी नहीं है पॉलिटिशियंस के अंदर, वो नहीं कर सक रहे, बैठ नहीं सक रहे, को मसाइल हल नहीं कर सक रहे। सिर्फ सियासतदान नहीं है, आपको एस्टेब्लिशमेंट भी चाहिए, आपको जज भी चाहिए। सर वो तो ये सारे 6-8 आदमी बैठे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ। ਆਈਡੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਈਡੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ बैठ आपने जाए, हल पिंडी वाले हल बैठ पूछा, मैंने आपको हल बताया। अगर आप नहीं बैठ सकते तो फिर मेरे पास तो हल नहीं हुआ ना, फिर मेरे पास हल नहीं है। नहीं है, इसके अलावा कोई हल। इसके अलावा मुझे हल नजर नहीं आता। अच्छा चले एक स्टेप आगे चलने हैं, अगर ये सारे बैठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठ जाते हैं, पिंडी वाले बैठ जाते हैं, आप यहाँ पे बड़े बड़े लीडरान पॉलिटिकल पार्टीज के बैठ जाते हैं, उकी उन्होंने डिसाइड की करना है, गल की करना एजेंडा किस कि हमने मुल्क में क्या रिफॉर्म करने। अच्छा जी, ये आप इस पे महीना लगाएं, 2 लगाएं, इश्यूज आज सबको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाए, नेशनल गवर्नमेंट की बात नहीं करता, यूनिटी गवर्नमेंट, मतलब सारी पार्टीज जिसमें पार्टी के लोग लेकिन बासलाहियत की आदत हो, जो मुल्क उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करे। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ हुकूमत ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। तो रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, सलाहियत की बात है। नहीं सलाहियत ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸੀ ਕਿ सीएसएस ने ध्यान दवाई है। नहीं, उस सलाहियत सबको पता है कि आप कौन काम कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। आप एजेंडे को तय करना है, एजेंडे को तय करके एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हुकूमत चाहिए। वो आप अगला जो टर्म है इस हुकूमत की 3-4 साल रह गए हैं, कुछ महीने, इसमें ये इम्प्लीमेंट करें। आपके देखें, आपके जो मसाइल हैं वो कोई एक जमात नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी एक बड़ी कीमत पॉलिटिकल कीमत अदा करनी पड़ेगी। सियासत को ज़रा आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। मुल्क में वैसे भी सियासत नहीं रही, लेकिन जो बची कुची है उसको थोड़ा अरसे के लिए एक तरफ कर दें, इन मसाइल को हल करें। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, सपोजिटली डेवलप हो जाती है, उसमें ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब बैठ जाएंगे, जरदारी साहब बैठ जाएंगे, मौलाना फजल रहमान साहब बैठ जाएंगे, क्या इमरान खान साहब भी बैठने के लिए तैयार होंगे? सर दावत नहीं तो क्यों नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे तो ठीक है, बाहर बैठे रहे। अच्छा, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो जेल से बाहर निकलते हुए इमरान खान आपको नजर आते हैं? जी, जेल से बाहर निकलते। मैं तो आपने एक सवाल पूछा, नहीं मैं ठीक है, मैं उसका जवाब मिल गया मुझे। तो अगर एक वो जेल में बैठ कर आदमी नहीं बात करेगा ना, ठीक है, आप गैर मामूली हालात हैं मुल्क के, आपका अमल भी गैर मामूली होगा। इमरान खान को हम सबको प्रोसिक्यूट करें ना, मैं पिछले 35 साल से कह रहा हूँ यार प्रोसिक्यूशन करें इस मुल्क में। आप जैली मुकदमे बनाते हैं, अंदर करते हैं, फिर पता चलता है 5-6 साल बाद नहीं ये तो बड़ा नेक पारसा आदमी था, इसने कुछ किया नहीं है, तो मुल्क का नुकसान तो हो गया ना, उस शख्स का भी नुकसान हो जाता है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अगर 8 फरवरी को आप इलेक्शन में धांधली ना करते, आज आप फिर इलेक्शन में होते। अच्छा, और ये इलेक्शन मुल्क को शायद एक बेहतर रास्ता दे देता, क्योंकि जो लोगों ने उस दिन फैसला किया था, आज उसका वजूद भी उनको पता चल जाता कि वो फैसला था क्या। सो ये आप कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स ये आप कह रहे हैं कि अगर उस वक्त इलेक्शन जो है इमरान खान या पीटीआई जीत जाते तो आज दोबारा इलेक्शन की तरफ आप जो भी अगर वो जीत रहे थे उनको दे देते। हाँ, क्योंकि आज दोबारा इलेक्शन वहाँ भी जो सलाहियत है वो भी आपने देख ली। तो आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो डिलीवर नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते, पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकती थी। नहीं। सो हम दोबारा इलेक्शन की तरफ होते जी, आपको 6-8 महीने बाद फिर आप इलेक्शन में जाते। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर इमरान खान साहब को ले आए हुकूमत में या पीटीआई को हुकूमत में ले आए तो 6-8 महीने में पता चल जाएगा कि वो डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। ये भी ज़्यादा अर्थ है। अच्छा, ये भी ज़्यादा अर्थ है। अच्छा, तो ये जो लोग साथ जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ इस वजह से जुड़े हुए हैं इमरान खान साहब के साथ कि जो हुक्मरान हैं या पहले जो हुकूमत आई थी इलेक्शन से पहले, जिसमें सारी जमातें थीं मासवाए पीटीआई के, सो ये सारी जमातें जो थी उनसे भी लोग नाराज़ थे। उसके बाद अभी जो हुकूमत बैठी है उससे भी लोग नाराज़ हैं, तो उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी या बेहतर ऑप्शन जो है वो नज़र आती है इमरान खान की सूरत में, इसलिए साथ है। जी, उनको देखें, एक जो नैरेटिव 9 अप्रैल 2022 को अगर पीटीआई 50 सीटें हासिल कर लेती तो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, आपने पीडीएम ने हुकूमत बनाई,
اس کو چلانے کی کوشش کی. عمران خان نے الٹا نیریٹو جو ان کا تھا وہ اپنا لیا, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا وہ بیچ دیا, اور دنیا کے ہر ملک کی سازش اپنے خلاف بیچ دی, وہ عوام میں بک گئی. پھر جو 16 مہینے حکومت رہی اس نے ڈلیور کچھ نہیں کیا, ٹھیک, عوام کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا. اس تکلیف کی بنیاد بھی عمران خان صاحب نے ڈالی تھی, لیکن لوگ وہ بھول گئے. تو جب الیکشن آیا تو لوگوں نے ووٹ ڈالا نہیں. تو وہ عمران خان کی محبت کا ووٹ کم تھا اور دوسروں کی مخالفت کا ووٹ زیادہ تھا. وہی بات جی, تو وہ اگر عمران خان صاحب جیت گئے تھے تو ان کو موقع دیتے تو آج وہ بھی فارغ ہو چکے ہوتے, کیونکہ انہوں نے کوئی سبق تو حاصل کیا نہیں نا سارے عرصے میں. 3 سال 8 مہینے حکومت میں رہے, پھر اپوزیشن بھی نہیں کی, پھر صوبائی حکومت بھی نہیں چلائی, ہر طرح سے آئین کو بھی سبورٹ کیا. تو یہاں پر تو کسی کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جو عوام کو بتا سکے کہ میں آپ کی تکلیف کا حل جانتا ہوں, ملک کے مسائل کا حل جانتا ہوں, اس کو کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ آج ایک نادر موقع تھا تمام جماعتوں کے پاس, دکھاتے پاکستان کے عوام کو, دیکھو یار میرا صوبہ کیسا چل رہا ہے, کمپیئر کر لیتے نا عوام. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK بھی اچھے طریقے سے نہیں چلایا جا رہا. KPK کے عوام سے پوچھ لیں وہاں کیا حالت ہے. ایک سے ایک حکومت خراب تر ہوتی جا رہی ہے. پہلے پریز خٹک صاحب کی حکومت تھی, اس سے بھی لوگ بڑی حد تک مایوس تھے, لیکن کچھ کام ہوئے, آگے باتیں تو ہوئیں. اس کے بعد جو محمود خان صاحب کی حکومت آئی وہ تو بالکل فارغ, اور گنڈا پور صاحب تو صرف حملہ آوری کے لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ ہر 3-4 ہفتے بعد دارالحکومت حملہ آور ہونے آتے ہیں. ٹیررزم روز بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں کرم ایجنسی میں یہ خوفناک باتیں ہیں جو آج وہاں پر ہو رہا ہے, لیکن پرواہ نہیں ہے کسی کو. میں نے نہیں سنا کہ وہاں کی حکومت یا چیف منسٹر یا کوئی افسر کوئی اور بات کرو کہتے ہیں عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے, ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے. کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو شفٹ کر دیا جائے KPK کی کسی جیل میں؟ یہ حکومت چاہے تو ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اس سے فائدہ کیا؟ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کر سکتے ہیں نا. تو اگر عمران خان کو پنجاب سے شفٹ کر دیا جائے KPK کی کسی جیل میں تو دیٹ از پاسبل, رائٹ؟ جی, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, وہ ماضی میں کافی دفعہ آزمایا گیا ہے. وہ کیڑا کہ آپ اس آدمی کے خلاف ایک پرچہ درج کرا دیتے ہیں وہاں پر, مطلب KPK. جی, اچھا, وہ طریقہ کیا؟ پرچہ درج ہو گیا کہ رانا صاحب نے فلانا جرم یہاں پر کیا, ہمیں بندہ مطلوب ہے, ہمیں دے دیں, ہم تفتیش کریں گے, ہم ریمانڈ میں رکھیں گے, تفتیش کریں گے. تو وہ وہاں کی جیل میں چلا جاتا ہے. یہ ایک پرانا طریقہ ہے. اچھا, یہ بات دیکھیں نا, یہی تو 5-7 سال بھگتی ہے نا نیب صاحب تھی یہ وہ. جی, میں کافی 5-7 سال نہیں, میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے. 17 سال. اچھا جی. سو دس از پاسبل کہ جناب عمران خان کو KPK کی جیل میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. ایک تو مرضی سے بھی آپ کر سکتے ہیں, اگر ایک پرزنر پٹیشن دے دے, اسپیشلی جو کنوکٹڈ ہوتا ہے, وہ پٹیشن دے کہ میں سزا وہاں پہ سرو کروں گا, تو وہ آپ کو اجازت مل جاتی ہے. انڈر ٹرائل کو بھی مل جاتی ہے. اچھا. اور خاص طور پہ اگر وہ حکومت کہے کہ بھائی ہمیں یہ آدمی مطلوب ہے فلانے کیس میں, پھر بھی مل جاتی ہے. یہ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں, قانونی طریقے ہیں. اسے ہوگا کہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا. فرق کوئی نہیں پڑتا؟ میرا نہیں خیال سیاست میں کوئی فرق پڑے گا. اور اس پہ فرق پڑے گا کہ عمران خان کو اگر بنی گالا یا فار دیٹ میٹر زمان پارک پہ کہیں اس کو ڈیٹین کر دیا جائے, ان کے گھر میں ڈیٹین. یہ عمران خان صاحب کی سیاست میں فرق پڑے گا. کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے. دیکھیں, لوگ جو آدمی ڈیفائنس شو کرتا ہے اس کو قبول زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو سودا کر کے گھر آ جاتا ہے اس پہ ذرا اس کو جواب دینا پڑتا ہے. باقی جو لوگ ہیں, جو PTI کے لوگ ہیں, PTI کے جو جن پہ سیریس چارجز نہیں ہیں ایز سچ, جو مطلب کہ جن پہ پرچے ہیں کہ ایک ہی جگہ کے ایک ہی ٹائم ہے اور 10 صوبوں پہ ان پہ ایک ہی ٹائم پہ پرچے رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں PTI کے لوگوں پہ, اگر سپوزٹلی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو سچویشن جو ہے, یہ جو یہاں پہ احتجاج کی سچویشن شروع ہوئی ہے, PTI احتجاج جو نکلی ہوئی ہے آج, تو وہ اس پہ سچویشن میں فرق پڑ سکتا ہے, میلو ہو سکتی ہے سچویشن؟ نہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بندے بھی چھڑ دیتے پھر بھی کوئی فرق نہیں. بندے چھڑ دیکھیں, یہ جو مقدمے ہیں نا, 144 کا مقدمہ ہو گیا, ادھر ہو گیا ادھر, یہ لگے رہتے ہیں سب کے خلاف. میرے خلاف بھی بہت سے, پتہ نہیں سینکڑوں میں پرچے ہوں گے پچھلے 35. اچھا, تاڑے پرچے ہے سر, پھر بھی تسی وزیر اعظم سو. جی,
ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਸਕੇ? نہیں پرچے اب تفتیش ہوتی ہے پرچے کی، پھر ختم کرائیں گے. زندگی میں اور کام بھی ہیں کہ پرچے ختم کراتے رہے. پرچے سب کو پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے پرچوں کی، تو وہ چیزیں لگی رہتی ہیں. لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور اس کے بعد عوام ہے. بیچ میں جو لیڈرشپ ہے اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. اکنامکلی ہم لوگوں نے بہت سے ایم او یوز سائن کیے ہیں. ٹھیک ہے، ایم او یوز بہت سے پڑے ہوئے ہیں، یا فارن آفس میں میں نے بڑا تعداد میں دیکھے ہیں ایم او یوز بنے ہوئے، کئی ممالک کے ساتھ دیکھے. کچھ ایم او یوز ابھی ریسنٹلی سائن ہوئے ہیں کچھ ممالک کے ساتھ. وہ اگر ایگریمنٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں سو کوئی یہاں پہ اکنامک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جو ایم او یوز آپ سائن کرتے ہیں وہ ایک اتفاق رائے ہوتا ہے جی وہی، کہ ہم دونوں مل کے یہ کام لیکن وہ کریں. ایگریمنٹس میں تبدیل ہو جائے پھر؟ جی ایگریمنٹس میں بالکل تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹ پاکستان ہے، وہ ملک نہیں ہے. آپ یقین کریں. اچھا. ہاں آپ کو خود نہیں پتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں اور کیسے یہ کام کریں گے. وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اچھا، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی فیصلہ کرنے کی جو ان کو ضرورت ہے. اچھا. جب آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے ہوتے ہیں تو پڑے نہیں رہتے. آپ کے پاکستان میں چوائس ہوگی، کسی اور ملک میں چوائس ہوگی، پیسہ وہاں چلا جائے گا. ٹھیک. آپ اگر یہ ایم او یو لکھ کر ان کو فالو اپ نہیں کریں گے یا آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی، آپ معاملات کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر معاملہ چلتا نہیں ہے. تو ہماری یہی حالت ہے. بٹ کم بیک ٹو مائی کوشچن اگین. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایگریمنٹس بن رہے ہیں، کچھ ایگریمنٹس جو ہیں ان میں امپرومنٹ آئی ہے، مطلب کہ ایم او یوز میں امپرومنٹ آئی ہے، وہ ایگریمنٹ میں تبدیل ہو سکتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم. اس سے ہمارے اکنامک سچویشن جو ہے پاکستان کی اس میں فرق تو ڈیفینیٹلی پڑے گا نا. دیکھیں وہ فرق جو پڑے گا کس قسم کے معاہدوں کی بات کر رہے ہیں نا. اصل بات یہ ہے اوبویسلی انویسٹمنٹ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ جب ہوتی ہے اگر آپ آج شروع کریں گے اس کے ریزلٹس آپ کو 10 سال بعد آئیں گے. اچھا. وہ ریزلٹس ایک دن میں نہیں آتے. اس وقت اگر ہم دیکھیں کمپیریزن کریں اپنے ملک کا، آج سے 1 سال پیچھے چلے جائیں ہم، 1 سال پہلے کچھ اور حالات تھے، 1 سال بعد کچھ اور حالات ہیں. میں اکنامک سچویشن کی بات کر رہا ہوں. سو انڈیکیٹرز غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں ہمیں. سو بہتر یہ ہے، بہتر تھے پہلے، حالات نہیں تھے اتنے جتنے آج بہتر ہے. میں اگر کمپیریزن کروں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ 1 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں اور آج کے حالات کو دیکھیں تو میرے خیال میں کچھ بہتری آئی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ نہیں؟ اکنامک بات کروں، لیکن میں اکنامک سچویشن اور انڈیکیٹرز کی. ہم 2 آدمی کا جھگڑا ہو، جی، ایک تیسرا آدمی آ کے آپ کو 10 تھپڑ مارے، تکلیف تو ہوگی نا. اور کل وہ اگر 8 مارے تو یہ فائدہ ہو گیا یا نقصان ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ حکومت نے کچھ کیا ہے آج تک. پہلی تو گل ہے کہ میں 10 دفعے کھانے سے بیٹھا نہیں ہے تھے. بالکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تسی کہو گے نہیں ہوں مینو 8 نہیں پے تھے، 10 نہیں پے تھے، 8 پے، بڑی بہتری آ گئی ہے، 20% بہتری آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو آج ملک کی جو پالیسیز ہے، کون سی ایسی پالیسی ہے جس سے ملک کے حالات کو، اور آپ یقین کریں یہ جو آپ آئی بی پی ساتھ کر رہے ہیں نا، اس کی بہت بڑی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی. اچھا. یہ درست پالیسی نہیں ہے جو آئی پی پیز کے جو آئی پی پی کے ساتھ ہو رہا ہے. نہ اسے آپ کو کوئی فائدہ ملے گا ملک کے اندر، اور نہ ہی انویسٹمنٹ کلائمیٹ بالکل ختم ہو جائے گا. اور میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں بہت سے انویسٹرز ریکنسیڈر کر رہے ہیں اس وجہ سے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہو آئی رہا پی ہے. پی کے ساتھ. وہ جو ایگریمنٹس اس وقت بنے تھے اور حکومت پاکستان نے اس وقت غلط بنائے تھے، وہ چیزیں غلط ایگریمنٹس کیے تھے. دیکھیں غلط تھے صحیح تھے، آج اب ان کو کویسچن نہیں کر سکتے. اب آپ آ جائیں گے غلط تھے صحیح تھے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 2 چوائسیز تھیں. جی. آپ کے پاس چوائس یہ تھی کہ اپنا پیسہ لگاتے جو آپ کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے کا تم پیسہ لگاؤ تو میں وقت کے ساتھ بجلی کی قیمت میں پیسہ واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے. پوری دنیا کا نظام یہی چلتا ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے ایک بنیادی غلطی کی، شروع میں جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے بعد آپ اپنی پالیسی کو چینج کرتے ہیں اور بہتر بناتے ہیں. اس جو چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں اس کی روح میں کتنا انویسٹر انٹرسٹ آیا ہے، کیسے انویسٹر نے سوچا آپ کے ملک کے بارے میں، پھر آپ اس کو بہتر بناتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک. یا اس کو آپ اگر انویسٹمنٹ انٹرسٹ نہ آئے تو پھر آپ اس کو بہتر کرتے ہیں انویسٹر کے لیے. ٹھیک. یہاں پر انویسٹمنٹ انٹرسٹ آیا پاکستان میں. ٹھیک. اب آپ کے پاس صرف ایک چیز آپ نے غلطی کی، آپ کو جو ٹیرف تھا بجائے خود بنانے کے
آپ کو مارکیٹ سے لینا چاہیے تھا، یعنی بڈ کروانی چاہیے تھی ٹیرف پہ. اوکے ٹھیک آپ ایک ایگریمنٹ رکھتے کہ یہ ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے ہمیں تم بجلی کا پلانٹ لگاؤ، ہم فیول دیں گے اور تم جب بھی ضرورت ہوگی بجلی بنا کے دے دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم بڈ کرو کتنے پیسے لوگے. ٹھیک. بس ہم نے وہ نہیں کیا. ہم وہ نے غلطی کی. وہی نظام جو 1994 میں بنایا تھا 2024 میں بھی وہی نظام رکھا ہوا ہے. ٹھیک. 30 سال میں دنیا بڑی بدل گئی. So that was the mistake which the government made. دیٹ واز اے مسٹیک. آج آپ جو آئی پی پیز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اب سارے بھی بند کر دیں تو ₹1.5 سے زیادہ ٹیرف پہ فرق نہیں پڑے گا. That's it. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد عباسی صاحب سے اگر بات کی جاتی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی جاتی ہے اور اکانومی پہ اسپیشلی اگر جب بات کی جاتی ہے تو وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حل کر لیں. اور جتنے ایم او یوز ہیں جہاں جہاں پہ سائن ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں، کم از کم ان کی بات کر رہا ہوں میں، ان کو ایگریمنٹس میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں ہم، اور کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم ایم او یوز جو ہیں وہ ایگریمنٹس میں تبدیل ہو جائیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.